नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपने अभी यार टीवी में ये ऐड देख लें कि म्यूचुअल फंड सही है, मन में फिर भी एक डर लगता रहता है, क्या पता लॉस हो गया तो, क्या पता ये ऐड में सही बोल रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि शेयर बाज़ार को तो हमारी फिल्मों ने बहुत बदनाम किया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाज़ार में शायद 300, 400, 500 स्कीम्स होंगी जिसमें से आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें से आप अगर सबसे ख़राब स्कीम चुन लेते हैं तो आपको कोई बुरा एडवाइज़र मिल गया, उसने आपको सबसे बुरी स्कीम बता दी, तो भी 99% चांसेस ये हैं कि अगर आप 7-8 साल से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपका रिटर्न 9-10% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप इस बाज़ार की सबसे बुरी स्कीम सेलेक्ट कर लें तो भी। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं, और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा ऐसा लगभग ना कि मुमकिन बराबर है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22-23% भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एवरेज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट 10% हो सकता है, वर्स्ट केस 8 से 9%, और बेस्ट 22-23% तक रहेगा, जो कि गोल्ड, रिटेल, रियल इस्टेट किसी से भी बेहतर है। तो इसी पोटेंशियल के कारण नहीं, आप म्यूचुअल फ़ंड को अवॉइड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको रिटर्न बेटर मिलेंगे। तो अब जब आपका डर दूर हो गया होगा, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड का कंसेप्ट कैसा है। तो शुरुआत करते हैं, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो है म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स के बारे में। लोगों को ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्कीम का सिलेक्शन करते हैं और कैसे आपका पैसा जो है वो सेफ़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो बिगनर्स के लिए डिज़ाइंड है, जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी बेसिक चीज़ें सही तरीके से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ शेयर बाज़ार में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहें तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, चाहे तो रियल इस्टेट में कर सकते हैं, आप चाहें तो डेट फंड में कर सकते हैं, या फिर आप जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर बाज़ार या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ये चारों में आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न की बात होती है, तो रिस्क ज़्यादा है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों की बात होती है तो इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी शेयर बाज़ार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो म्यूचुअल फंड को सही से समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप शेयर बाज़ार क्या होता है के बेसिक्स को थोड़ा जानें। कौन से फंड्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, उनका फंडामेंटल कैसा है, उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, इसका लिंक मैंने अपने में दिया हुआ है। तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप खुद रिसर्च करें कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और ख़ुद अपने लिए शेयर पिक करें। उसमें एडवांटेजेस ये हैं कि आप किसी और पर डिपेंड नहीं होते, आपको किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है शेयर ढूंढने में, अंडर मार्केट शेयर ढूंढने में, और सबको कैसे ढूंढना है उसकी नॉलेज भी नहीं होती, और नॉलेज लेने में टाइम लगता है। सेकंड तरीका होता है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद लें, किसी एक्सपर्ट की मदद ले लें। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आपको टाइम नहीं देना है तो उन पर डिपेंड रहना है, और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलरली ट्रांजैक्शन करने होते हैं कि एडवाइज़र आपको बोल सकता है कि ये शेयर खरीदो, ये शेयर मत खरीदो, उसके बदले वो आपसे फ़ीस लेगा, लेकिन ये खरीदना बेचना आपको करना है। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फंड्स के जरिए अभी आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, जिसमें कि आपको रेगुलर ट्रैक नहीं करना है और रिस्क भी काफ़ी कम है, और आपको शेयर स्टॉक मार्केट की जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना है। तो अब जब आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ है खास करके इक्विटी फंड्स का कि आपको शेयर बाज़ार में एक्सपोजर देना, आपके पैसे को शेयर बाज़ार में लगाना। अब जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर आपको 20,000 रुपये लगाने हैं और आप खुद इन्वेस्ट करना चाहें या किसी एडवाइज़र के थ्रू जाना चाहें, और वो एडवाइज़र ने आपको बोल दिया कि आप एमआरएफ का या पेज इंडस्ट्रीज़ का या आयशर मोटर्स का शेयर ले लीजिए, तो वो एक शेयर ही 20,000 से ऊपर का है, तो आपको लगाने ही 20,000 हैं, तो आप कैसे खरीद सकते हैं वो शेयर? आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या फिर एडवाइज़र के थ्रू जाने में। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड क्या करता है? म्यूचुअल फ़ंड आपसे 500 रुपये लेगा, किसी और से 500 रुपये लेगा, ऐसे 100 लोगों से 500 रुपये ले लिए, उसके पास 50,000 हो गए।
अब उसने 2 शेयर खरीद लिए पेज इंडस्ट्रीज़ के। तो अगर आपने अकेले होते तो आप 500 रुपये लगाते तो आप पेज इंडस्ट्री के शेयर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सब ने मिल के 2 शेयर पेज इंडस्ट्री के ले लिए। और अब लोग 100 हैं लेकिन शेयर 2 हैं, तो वो बटेंगे, क्योंकि इसके बदले म्यूचुअल फंड 2 शेयर खरीदता है और आपको वो म्यूचुअल फंड के यूनिट दे देता है। यानी कि आप मान लीजिए कि 25-25 हज़ार के 2 शेयर खरीदे गए तो 50,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट हो गए। अब 100 लोगों ने वो पैसा लगाया था, तो आपको म्यूचुअल फंड 500-500 का एक एक यूनिट दे देगा, ताकि आप सब लोग कलेक्टिवली मिलके वो 2-2 शेयर के को होल्डर बन गए। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि थोड़े पैसे में आपको ज़्यादा कंपनी में निवेश करने का मौका देता है, जो कि अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो अब ये म्यूचुअल फंड कैसे करता है, कोई फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसे एएमसी कहा जाता है। वो कंपनी एक फ़ंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा लेती है, या बोलती है हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी हर तरह की छोटी बड़ी मीडियम साइज़ की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास ये एक्सपर्ट हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अच्छा रिटर्न ला के देंगे, आप आइए और अपना पैसा हमको दीजिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपके और मेरे जैसे जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, 500, 1000, 10,000, 20,000 या 50,000 भी लगा सकता है, उस एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, उस फंड के लिए दे देता है। ऐसे करके जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसे कहते हैं AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल पैसा। तो मान लीजिए कि कंपनी में 2-2 हज़ार सबसे लोग हैं, तो 50,000 लोग हैं, तो 1 लाख रुपए आ गए। तो अब वो एएमसी एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट करती है, जो कि वो एक्सपर्ट होता है शेयर को पिक करने में। तो वो इन लाख रुपए को कहाँ का इन्वेस्ट करता है, इसकी स्ट्रेटजी बनाएगा। 20,000 किसी एक शेयर में लगाया, 5,000 किसी दूसरे शेयर में, ऐसे करके वो लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देता है शेयर बाज़ार में, और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहें बेच सकते हैं। 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल यानी शेयर्ड, जैसे हम लोग कई बार हॉस्टल में शेयर रूम में रहते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहाँ सबका पैसा शेयर होके एक बड़ा फॉर्म बन रहा है और पैसे से शेयर खरीदे जा सकते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है म्यूचुअल। पहला एडवांटेज क्या है, थोड़े में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर आप 2-4 हज़ार रुपये लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में यानी सबका पैसा पूल हो रहा है और लोग बहुत सारी कंपनियों में लग रहा है, तो आपके 2,000 रुपये भी हो सकता है 50 कंपनियों में लग रहा है, जो डायरेक्टली आप कभी नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़े पैसे में ज़्यादा कंपनियों में आपको एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सेकंड, एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अगर आप खुद अपने 2,000 रुपये किसी एक्सपर्ट को बोलेंगे कि मेरे 2,000 लगा दो, तो वो एक्सपर्ट बोलेगा कि आपके पास 2,000 रुपये हैं, 2,000 से ज़्यादा तो मेरी फ़ीस रहती है, तो मैं आपको कैसे एडवाइस दूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग मिल के उसकी फ़ीस दे रहे हैं, तो बहुत सस्ते दाम में आपको फ़ंड मैनेजर का एक्सपर्टीज़ मिल जाता है। और वो जो सस्ता दाम है उसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। यानी कि होता ये है कि यानी कि आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये लगा रहे हैं, तो उस 100 रुपये में से रफली, हर स्कीम पर डिपेंड करता है, रफली 98 से 99 रुपीज़ ही आपके उस स्कीम में लगते हैं। 1 से 2 रुपये के बीच वो कंपनी रख लेती है एक्सपर्ट की सैलरी देने की और खर्चे करने, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कम से कम फीस ले रहा है। तो तीसरा हो गया कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फिर म्यूचुअल फंड उस पैसे से शेयर खरीदता बेचता रहेगा, आपको बार बार ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं बिना ये चिंता किए कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। चौथा, आपने SIP के बारे में सुना होगा। आपने एक बार बैंक में मैंडेट सेट कर दीजिए कि आपके अकाउंट से हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000, जितना आप चाहें उतना कटते रहेंगे और स्कीम में लगते रहें। तो हर महीने के लिए आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, SIP आपने डाल दी, सैलरी में आप जितना बचाते हैं उसे इन्वेस्ट करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता जाएगा। आप जब चाहें SIP रोक सकते हैं, जब चाहें उसे बढ़ा सकते हैं, जब चाहें उसे कम कर सकते हैं, जब चाहें उसका पैसा निकाल सकते हैं। इन सबका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। और मान लीजिए आपकी SIP चल रही लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं, तो SIP बाउंस हो जाती। इसमें कई लोग डर जाते हैं कि ये लाइक चेक बाउंस है, लेकिन ये चेक बाउंस ऐसा नहीं है। आपकी SIP कितनी भी बाउंस हो, 5-10 रुपये कुछ बैंक मैंडेट का चार्ज लगता है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। तो अभी तक मैंने सारी अच्छी चीज़ें बता दी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो क्या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं, कोई ख़राबी नहीं? ऐसा तो देखिए किसी चीज़ में नहीं होता। तो अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बताता हूँ। तो क्या डिसएडवांटेज है? पहला, ग्रीड,
उस म्यूचुअल फंड कंपनी की। बहुत म्यूचुअल फंड सारे ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ ये मतलब है कि उनकी स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एजेंट बिठाएंगे, बस उनको लोगों से और ज़्यादा पैसा चाहिए। क्योंकि जितना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगेगा उसका 1 से 2% उस कंपनी कमाएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इससे म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ता। कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे डिपेंड करता है। उस पे 1% वो कमाएंगे। तो कभी कभी कुछ कंपनियों का ज़्यादा फोकस उस पैसे के ऊपर होता है और अच्छे से मैनेज करने में। सेकंड, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर में इन्वेस्ट करे, कब निकाले, ये आपके हाथ में। अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप उन्हें रिडेम्पशन करेंगे, यानी आप कहेंगे कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे पैसा वापस दें, तो फंड मैनेजर को शेयर बेच के आपको पैसा वापस करना है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है, यानी कि सारे शेयर के दाम गिरे हुए हैं, तो फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट है वो चाहता है कि ऐसे में सस्ते दाम में और शेयर खरीद सकें। नॉर्मल लोग, आम इंसान उसमें पैनिक करता है कि मार्केट गिर रहा है, मुझे निकलना है, तो वो रिडेम्पशन के लिए अप्लाई कर देता है, तो पैसे वापस बुला लेता है। तो फंड मैनेजर को मजबूरी में जो उसने इन्वेस्ट किया है वो शेयर को सस्ते में लॉस में बेच के आपको आपके पैसे लौटाने पड़ते हैं, जबकि वो चाहता तो ये है कि उसे और पैसे मिलें ताकि वो सस्ते में खरीद सके। लेकिन उसके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। अगर कॉमन मैन एट लार्ज ये चाहेगा कि म्यूचुअल फंड से निकला जाए, तो फंड मैनेजर को शेयर बेच के आपके पैसे लौटाने पड़ेंगे और आपको भी, उस फंड को भी, दोनों को लॉस होगा। तीसरा, सब कुछ फंड का सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड मैनेजर और रिसर्च टीम पे। तो कई बार रिसर्च टीम अपना जॉब भी बचाना चाहती और वो ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीदती जो कि ज़्यादा रिटर्न तो दे सकते हैं बट रिस्की भी, वो रिस्क नहीं लेना चाहती। तो कई फंड मैनेजर अपना जॉब बचाना चाहने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सिर्फ वेल डिस्कवर्ड या वेल ग्रूम स्टॉक ही सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि रिटर्न कई बार बहुत ज़्यादा नहीं मिलते और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कीम उसके अंडर परफॉर्म करती। फंड मैनेजर चाहेगी तो उसे कोई अच्छा आइडिया मिला भी है स्मॉल कैप या लार्ज कैप कैटेगरी में, तो भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्कीम का मैंडेट, क्योंकि स्कीम का डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है मिड कैप्स के लिए। तो इसके कारण भी कई बार परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो आप ये पर्सनली इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर नहीं होता, आप पर्सनली जिस कंपनी में चाहेंगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में कई बार मैंडेट रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े यूज़ की। तो म्यूचुअल फंड को यूज़ करना चाहिए आपकी गोल प्लानिंग के लिए। जैसे कि अगर आपको 15 साल बाद बच्चों की शादी करनी, 10 साल बाद उनकी एजुकेशन के लिए फ़ंड चाहिए, 20 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, तो ये सबके हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि महीने से शुरू करते हैं, जैसे कि अभी मई चल रहा है, तो अक्सर मई जून जुलाई में कॉलेज में एडमिशन होता है। इस समय आपको टेंशन रहती है कि फ़ीस के पैसे कहाँ से। तो अगर आप कोई फ़ंड बच्चों की एजुकेशन के सिलेक्ट करते हैं और हर महीने जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको लगता है 10 साल बाद 15 लाख की ज़रूरत है, तो आप आज से ही SIP एक फ़ंड में करना शुरू करिए, जिससे कि 15 साल बाद आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट मिल जाए। तो एक फ़ंड आप एजुकेशन के लिए कर सकते हैं बच्चों की, एक फ़ंड आप शादी के लिए कर सकते हैं, एक फ़ंड आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, और उसके अलावा एक चौथा फ़ंड आप थोड़ा हाई रिस्क फ़ंड ले सकते हैं। अगर आपको कहीं हॉलीडे पे जाना है, आपको कहीं फॉरेन वेकेशन का ड्रीम है, तो ये फ़ंड थोड़ा हाई रिस्क फ़ंड होना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी फ़ंड है, ये आपका कंपल्शन नहीं है। अगर आप नहीं भी जा पाए तो आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसा फ़ंड लीजिए जो थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो, ताकि हो सकता है कि आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएँ और आप खूब अच्छा वेकेशन ले पाएँ। और ये भी हो सकता है कि शायद आपको थोड़े कम पैसे मिलें, तो आपको रिटर्न अच्छा मिला, थोड़ा लॉस हो गया, तो आप बाहर की जगह देश में ही घूम पाएँ। लेकिन ये एक ऐसा गोल है जिस पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। बच्चों की एजुकेशन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, सेफ़ फंड होना चाहिए। बच्चों की शादी पे रिस्क नहीं लेना सकता, सेफ़ फंड होना चाहिए। हॉलीडे पे रिस्क लिया जा सकता है। तो ऐसे में जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, यदि कोई एडवाइस नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है तो आपको 2 लार्ज कैप फंड, 1 मिड कैप या 1 मल्टी कैप फंड ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप खुद अपने पोर्टफोलियो गोल वाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये गोल प्लानिंग सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है। आपकी एग्जांपल गोल प्लानिंग आपको कितना पैसा चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, कितना ज़रूरी है, और इस पे कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्या कोई और अर्निंग मेंबर है, क्या आगे आप पे डिपेंडेंस बढ़ने वाला है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन डिपेंड करता है। तो ये सारा कुछ देख के आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है।
धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।